दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था नाइट ड्राइव का, और उसमें एक बात मुझे याद आ गई थी। मैं कुछ बात बता रहा था तेंदुए के बारे में, और उसमें मैंने चीते का उदाहरण दिया था कि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी कि सेव एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय प्रीडेटर, या फिर किल प्रीडेटर्स, कि अगर खेती को बचाना है तो जितने भी मांसाहारी जानवर इनको मारो। तो मैंने सोचा इस बारे में एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाता हूँ, क्योंकि जो आजकल की ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई है। तो जनता के अंदर ये इसकी अवेयरनेस आएगी तो शायद वाइल्ड लाइफ और इंसानों दोनों का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अंग्रेज़ों का क्या था कि वो जनता में ये मैसेज दे रहे थे कि हम खेती को सुरक्षित करना चाहते हैं। एक हमारे मन में कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, रेल चलाई, बड़े बड़े डैम बनाए, ब्रिजेस बनाए, कैनाल्स बनाई एग्रीकल्चर को सुरक्षित करने के लिए। ये सच बात है, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन खेती के नाम पर ही उन्होंने एक ऐसा डैमेज कर दिया वाइल्ड लाइफ के रूप में, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसके परिणाम क्या हुए। खेती को जो सुरक्षित करने का दावा था अंग्रेज़ों का, वो खेती को सुरक्षित करने का नहीं था, वो था अपना रेवेन्यू बढ़ाने का, टैक्स बढ़ाने का। अगर आप इतिहास को देखोगे तो ये भारत की वाइल्ड लाइफ पर एक बहुत बड़े संगठित हमला बोल सकते हैं, या अनजाने में किया हुआ दुष्प्रभाव, कि एक काम का जो परिणाम है जिसको कि सोचा नहीं गया, और ये नहीं सोचा गया कि बाद में क्या होगा। पहले दोस्तों भारत के जंगलों में वाइल्ड लाइफ भरी पड़ी थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। राजा महाराजा शिकार करते थे, शुरू से शिकार चले आ रहे थे, लेकिन वो इतने बेतहाशा पैमाने पर नहीं करते थे, क्योंकि उनकी अपनी एक शिकारगाह होती थी। तो उन्हें इस बात की भी चिंता रहती थी कि मुझे अपनी शिकारगाह के जानवर ख़त्म नहीं करने। राजा ने एक हंटिंग पैलेस भी बनाया होता था जहां वो रहते थे, 15 दिन 20 दिन जाके शिकार करते थे। लेकिन उन्होंने वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए इंतजाम भी किए होते थे, ब्रीडिंग भी करा रहे होते थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि उनकी शिकारगाह में जानवर ख़त्म ना हो। अंग्रेज़ों के साथ में ना तो उनकी कोई शिकारगाह थी, वो कहीं पे भी चले जाते थे किसी भी इलाके में और बेतहाशा शिकार करते थे। उनको स्किन से लेना देना था। उसके लिए जो शिकार वो करते थे तो वो तो ठीक ही था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया उन्होंने। आप समझ लीजिए 50 साल के अंदर 1.5 लाख टाइगर मारे, 1875 से लेकर 1925 के बीच में। ये वो टाइम था जब जिम कॉर्बेट पैदा हुए, जो शिकार भी कर रहे थे, और उसके बाद में वो 50 साल के हो गए थे। इस दौरान 1.5 लाख 1,50,000 के आसपास टाइगर मारे गए। 1850 के आसपास अंग्रेज़ों ने एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम पे एक नीति चालू की थी कि प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर एट एनी कॉस्ट। लेकिन इसके पीछे जो मंशा छिपी थी कि जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और उतनी ही ज़्यादा मालामाल होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब उस टाइम पे क्या था, जो शिकार वो नहीं कर पा रहे थे उसके लिए उन्होंने कर दिया था, पब्लिक को कर दिया था कि जो भी टाइगर मारेगा उसको 50 रुपये, जो भी लेपर्ड मारेगा उसको 10 रुपये, जो भी भेड़िया मारेगा उसको 2 रुपये। ये रुपए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत सारे लोग ने अपना बिजनेस ये बना लिया था। कई जनजातियां थी जो कि पारंपरिक रूप से शिकारी थी, तो वो पहले जो बेचते थे उनको सरकार ही पैसे दे रही थी। सरकार की सोच ये थी कि कार्निवोरस जानवर मर जाएंगे तो हम उस जगह से जंगल को साफ़ कर देंगे, वहाँ पर खेती होगी, क्योंकि लोग डरते हैं जंगल में जाने में, उस इलाके में जाने में कि कार्निवोरस जानवर हमला कर देगा, हमारी खेती बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छा, जब ये लोग मार के ला रहे थे तो स्किन तो अंग्रेज़ों को ही मिल रही थी, जो जिनको ट्रॉफी हंटिंग थी या खाल रखनी थी उनको खाल मिल रही थी। उनका पर्पज़ बिना मेहनत के सॉल्व हो रहा था। हाँ, बस उनको वो आनंद नहीं आ रहा था शिकार करने का, लेकिन उस शिकार का रिजल्ट उनको मिल जा रहा था। प्रॉब्लम उन्होंने ये नहीं सोची कि अगर आप कार्निवोरस जानवर मारोगे तो हर्बीवोरस जानवर बढ़ जाएंगे, तो खेती तो आप कर पाओगे, खेती की सुरक्षा कैसे करोगे, क्योंकि फसल को तो हर्बीवोरस, नीलगाय, डियर ये सब खा जाएंगे। उस वक्त इतनी बड़ी समस्या इसलिए नहीं थी कि डियर वगैरह का शिकार किसान खुद ही कर लेते थे, फंदा लगा के या जैसे भी करके, तो उनको मांस भी मिल जाता था, तो उस टाइम पे तो चल गया। आज जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, तो जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि जो उनकी पॉलिसी थी जिसके तहत सारे चीता ख़त्म हो गए, बहुत सारे टाइगर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गए थे, लेपर्ड भी बहुत कम हो गए थे,
इसीलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो गया था, क्योंकि जब कार्निवोरस जानवर ही बहुत कम हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा। अब क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, जानवर फिर से बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अब आज के ये जो मैंने बोला था, जिस के लिए आज के संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, कि अभी दोस्तों महाराष्ट्र में एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं कि लोग, महिलाएं और पुरुष, लोहे के कीलो वाला गले में पट्टा पहन रहे हैं। जिस तरीके से लोग बोलते हैं कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो तो लेपर्ड उसे नहीं मारेगा, दोनों ही कंडीशन में ये पॉलिसी गलत है, लेकिन इंसानों के उसमें तो पूरी तरह से गलत है। आपको जहाँ पे भी मिले, मेरी सलाह ये है कि आप मना करें कि ऐसा मत करो। लेपर्ड इंसान को एक पंजे में मार सकता है जब उसके सिर पे वार करेगा, उसको गला पकड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। इंसान के अंदर वापस लड़ने की ताकत नहीं है फिजिकली, हर इंसान के अंदर इच्छा शक्ति है। तो लेपर्ड से एक बार लेपर्ड को ओवर पावर किया जा सकता है, टाइगर को नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बात लेपर्ड के लिए है। जब वो गले में पट्टा पहनेंगे, लेपर्ड उनको गिराएगा तो अपनी ही कीलों से वो खुद घायल हो जाएंगे और चोट लगेगी गले में ही, उल्टी तरफ से कील निकल के इंजर्ड कर देगी। लेपर्ड किसी भी बच्चे को उठा के ले जाने के लिए कंधे से पकड़ लेगा, टांग से पकड़ लेगा। महिला को उठाने के लिए भी कंधे से पकड़ के लेपर्ड इतना पावरफुल होता है कि अपने वजन का डबल वजन लेके वो पेड़ पे चढ़ जाता है। अगर लेपर्ड 40 किलो का है तो 80 किलो को लेके वो पेड़ पे चढ़ सकता है। महिलाएं 60 किलो के आसपास होती हैं। दूसरी बात, वो अगर एक पहाड़ी से छलांग मारेगा कंधे से पकड़ी हुई महिला को, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उसके पैर और हाथ ज़मीन में टच नहीं होंगे। ऐसा हुआ है रुद्रप्रयाग मैन ईटर लेपर्ड के टाइम पे। जिम कॉर्बेट की बुक में इस बात का पूरा विवरण है। तो अगर लेपर्ड ने हमला किया और किसान ने या उस पुरुष ने या महिला ने गले में कीलो वाला पट्टा पहना है तो कुछ नहीं होगा। वो गले से नहीं पकड़ के कंधे से पकड़ लेगा, यहाँ से पकड़ लेगा, उल्टा आपको चोट लग जाएगी आपकी ठोड़ी पे, इधर उधर। जब आप गिरोगे तो वो इतनी बड़ी बड़ी कीलें हैं, मैंने वीडियो और फोटो देखे हैं। तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। मेरी तो सलाह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए, एक कैंपेन चला के कि भाई ये मत पहनो, ये गलत है। क्योंकि लोग सलाह देते हैं, उसका सलाह से गलत नतीजे आते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है। अब ये बात कैसे रिलेटेड है कि महाराष्ट्र में, जैसे मैंने पहले बताया था कि लेपर्ड को बोलते हैं बेबट्टिया, गुजरात में बोलते हैं दीपड़ा। हर जगह डिमांड आती है। जैसे इस वक्त गुजरात में भी एक मैन ईटर लेपर्ड एक्टिव है। अभी 2 महिलाओं और 2-3 बच्चों को उसने मार दिया। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोगों को मार दिया। अभी यहाँ पर पोखड़ा करके सतपुली के आगे गांव है उत्तराखंड में, जहाँ पे 2 महिलाएं मार दी और बच्चे मार दिए, और उसको शूट करने के परमिट इशू हो चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ने भी डीएफओ से बात की है कि तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। जहाँ पे मैन ईटर है, इंसानों को मार रहा है, उसको ख़त्म करने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात का हमेशा पक्षधर हूँ कि इंसानी जान पहले है, जानवर की जान बाद में है। लेकिन सारों को ख़त्म करने से इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप खेती किसानी अगर करते हैं तो आप जानते हैं कि किसान कभी भी सांप से नफरत नहीं करते, जबकि सांप खेत में काम करते वक्त उनको काट सकता है, लेकिन वो सांप चूहों को मारता है, जो चूहे उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरीके से टाइगर, लेपर्ड डियर को मारता है, हर्बीवोरस जानवर को मारता है, और नीलगाय को मारता है, जो कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस वक्त टाइगर और लेपर्ड ख़त्म हो जाएंगे, नीलगाय और डियर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप खेती ही नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि डियर, नीलगाय, इन सब खेती को नुकसान पहुंचाने वाले हर्बीवोरस जानवर पे कंट्रोल रहे, उसके लिए आपको कार्निवोरस जानवर चाहिए ही चाहिए, और जंगल में आपके गांव के नज़दीक में ही चाहिए। आपके गांव ना आए उसका इंतज़ाम ये है, जैसे कि अभी शाहजहाँपुर में किया गया ट्रांसलोकेशन की। जिस इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे नीलगाय, ब्लैक बक, उनको पकड़ के बाड़ा टेक्निक, बोमा टेक्निक से पकड़ के अलग अलग इलाके में जहाँ जितना प्रे बेस जितना कम है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। यही एक तरीका है कि आप गांव की तरफ जो जानवर ज़्यादा है उनको पकड़ के ट्रक से भेजिए, सॉफ्ट रिलीज़ करिए। सॉफ्ट रिलीज़ और हार्ड रिलीज़ क्या होता है कि हार्ड रिलीज़ में ये हो गया ट्रक से उतारा सीधे छोड़ दिया। सॉफ्ट रिलीज़ में होता है कि उस हैबिटेट में, उस इलाके में एक बड़ा सा बाड़ा या बोमा बनाया गया, पहले उसके अंदर छोड़ा गया, बड़ा सा बाड़ा कवर्ड है, उसके अंदर घूम रहे हैं, उनको आसपास की जलवायु वनस्पति को देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि बाड़ा तो बहुत बड़ा है और बाड़े के अंदर वो पेड़ हैं,
उन पेड़ों को रखते हुए बड़ा सा एक फेंस बना दिया जाता है। तो वो सारे हैबिटेट से वाकिफ़ हो जाते हैं, किस तरह के पत्थर है, किस तरह की मिट्टी है, क्या है। करीब 1 महीने बाद वो बाड़े को हटा लिया जाता है। या अगर सॉफ्ट रिलीज़ कंट्रोल वे में करनी है, अगर 1000 जानवर आपने पकड़े हैं, आपको 100 ही छोड़ने हैं, तो एक फ़नल शेप से 100 बाहर निकाल के फिर बंद कर दिया जाता है, फिर 100 निकाल के धीरे धीरे रिलीज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट रिलीज़। ये ऑलमोस्ट सक्सेस की गारंटी होती है, चाहे ये हर्बीवोरस जानवर हो, चाहे ये कार्निवोरस हो। टाइगर, लेपर्ड को भी इसी तरीके से छोड़ा जाना चाहिए और आजकल ऐसा ही किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जब मेरी सलाह यह है कि जिस इलाके में लेपर्ड और टाइगर एक्टिव है, वहाँ जो विक्टिम है उनका दर्द तो मैं और आप सब समझ सकते हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन टाइगर के केस में क्या होता है कि वो एग्जैक्टली पहचान लिया जाता है। तो अगर टाइगर को मारने का आदेश जारी हुआ है, ट्रैंकुलाइज करने का, तो करीब करीब रियल विक्टिम पकड़ में आ जाता है। लेपर्ड के केस में मुश्किल ये होता है कि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा लेपर्ड ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनकी टेरिटरी होती है मेल फीमेल के चक्कर में। तो जब केज लगा के पकड़ा जाता है तो कई बार अक्सर ही गलत लेपर्ड फंस जाता है, उसको वहाँ से उठा के ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है कहीं और दूसरे जंगल में, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो इंसानों को कुछ कर भी नहीं रहा था। मैंने पहले बताया कि जब उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है, पिंजरे में बंद किया जाता है, पब्लिक की आदत है भीड़ लगा लेती है, फॉरेस्ट वाले मना करते हैं, सुनते नहीं हैं। अब वो पिंजरे के अंदर से लाचार होके फंसा हुआ जानवर इंसानों को देख रहा होता है, तो वो सोचता है जिस तकलीफ़ में मैं अभी हूँ इसकी जड़ है ये लोग जो बाहर खड़े हैं। उसको वहाँ तो नहीं, कहीं और ले जाके सॉफ्ट रिलीज़ कर दिया जाता है या हार्ड रिलीज़ कर दिया जाता है। वहाँ पे जब उसको कोई इंसान दिखता है, वो सोचता है यही वो था जिसने मुझे पकड़ा था। तो वो लेपर्ड जो अपने इलाके में इंसानों से दूर रहता था, कुछ नहीं कर रहा था, जानवर मार रहा था, कुत्ते मार रहा था, अब वो कर देता है इंसान पे हमला। तो एक लेपर्ड जो कि मैन ईटर था, उसको पकड़ने के लिए गलत लेपर्ड पकड़ लिया गया और जो नॉर्मल लेपर्ड था उसको बना दिया गया मैन ईटर, और वो जो मैन ईटर था वो अभी भी वहीं पे वारदात कर रहा है। तो एक मैन ईटर को पकड़ने के लिए बना दिए गए 2 मैन ईटर। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ड्रोन कैमरा ट्रैप लगा के जब उसको अगर परमिट जारी हुआ है तो बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि ये वही लेपर्ड है जिसको मारा जा रहा है। पकड़ने के लिए केज लगा के पहले उसको रिलीज़ करने के पहले पता कर लें कंप्यूटर से कि ये रोजेट से कि ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। वो फ़ोटो तो उनको पहले से मिल गई होती है कैमरा ट्रैप से। अगर नहीं है तो उसको उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाए, दूसरे इलाके में ना छोड़ा जाए। जब किसी पिंजरे में लेपर्ड फंसता है तो उसको कपड़े से ढक के रखा जाए, पब्लिक बिल्कुल भी भीड़ ना लगाए, वो देख ना पाए इंसानों की भीड़ को। अगर पब्लिक खड़ी भी हो इन केस, तो ऐसी जगह खड़ी हो जहां सामने से उसको नज़र ना आ रहा हो, ताकि वो दुश्मनी ना गांठ ले इंसानों से। जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट शुरुआत में बोला था कि अंग्रेज़ों ने पोस्ट ऑफिस बनाए, डैम बनाए, नहरें बनाई, रेलवे बनाई, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्थायी नुकसान भारत की वाइल्ड लाइफ को दे दिए हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो पाए। कितने हाथी, वो खड्डा टेक्निक होती थी इसमें कि एक तो गड्ढा बनाते थे और एक लकड़ी के बहुत बड़े बड़े बाड़े बना लेते थे मजबूत बल्लियों के, एक तरफ से हाका करते थे, हाथी के झुंड जाते थे, या तो बड़े वाले बाड़े के अंदर हो जाते थे, इधर से बंद कर दिए, उस बल्लियों वाले बाड़े को हाथी तोड़ नहीं पाते थे। दूसरा गड्ढे वाली टेक्निक होती थी कि उसमें बड़ा गड्ढा कर दिया, जब वो बहुत बड़ा झुंड नहीं है हाथियों का, 2-4 हाथी को खदेड़ा जा रहा है, तो उसमें टहनियाँ डाल दी, झाड़ी डाल दी, ऊपर से घास डाल दी, ऊपर से धूल डाल दी उस इलाके में जैसी पाई जाती है। फिर उस पर झाड़ियाँ रगड़ के उसको एकदम ऐसा कर दिया कि पैरों के निशान मिट जाए। हाथी को भगाया जा रहा है पीछे से। अब हाथी जब वो कैसे भगाया जा रहा है, ट्रेंड हाथियों के थ्रू, ढोल नगाड़ों के थ्रू। हाथी बेतहाशा भाग के जा रहे हैं, जैसे ही उस पर उनका वजन पड़ता था वो हल्की सी टहनियाँ गिर जाती थी, हाथी गड्ढे में गिर जाता था। फिर उनको लकड़ी ढोने में और दुनिया भर के काम में, जो आज ट्रक और जेसीबी जो काम कर रहे हैं, वो सारे काम पहले हाथी ही करते थे। जो उस टाइम पे भी तेंदुए मारे। तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेता है, बहुत ही टफ जानवर है, इसलिए वो सरवाइव कर गया। चीता ऐसा जानवर था जो कि बड़ा ही डेलिकेट जानवर था, बड़ा ही नाजुक जानवर था, वो नहीं सरवाइव कर पाया, वो मर गया। 10-15 बचे थे, बाद में 1948 में आखिरी 3 कोरिया के महाराजा साहब ने मार दिए थे। तेंदुआ ऐसा था कि 2 बच जाए तो भी वो सरवाइव कर लेता है, वो बर्फ़ के पास भी सरवाइव कर लेता है, वो
रेगिस्तान के पास भी कर लेता है, किसी भी जंगल में कर लेता है। वो हर तरह के जानवर को मार लेता है, ज़रूरत पड़ने पे एक नीलगाय को मार लेता है, डियर को मार लेता है, सांभर को भी मार सकता है, बड़े हिरण को, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर को मारता ही है, बकरी, कुत्ते, भेड़ को भी मारता है डोमेस्टिक इलाकों, इंसान के इलाकों में आके। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने प्रीडेटर्स मारने शुरू किया एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, उस वक्त बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिन बंदरों पे कंट्रोल करता था तेंदुआ, क्योंकि बंदर पेड़ पे चढ़ते हैं, तेंदुआ भी पेड़ पे चढ़ जाता है। काले मुंह के बंदरों को तो कुछ ज़्यादा ही तेंदुआ मार लेता था, क्योंकि वो भारी होते हैं, उतनी पतली डाल पे नहीं जा पाते अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जहाँ तक तेंदुआ पहुँचता है करीब करीब वहीं तक वो पहुँचते हैं। वजन 19-20 का ही फ़र्क है। लाल मुंह के बंदर थोड़े छोटे होते हैं, वो एक बार इतनी पतली डाली में चले जाते हैं कि तेंदुआ जा नहीं सकता। तो बंदरों की आबादी पे जो तेंदुआ कंट्रोल करता था वो बेतहाशा बढ़ गई, डियर बेतहाशा बढ़ गए, जंगली सुअर बेतहाशा बढ़ गए। तो जो खेती को बचाने के लिए प्रीडेटर्स को मारने की स्कीम अंग्रेज़ों ने चलाई थी, उस खेती को और ज़्यादा नुकसान होने लगा 10-15 साल में ही। एक बार जंगली सुअर को सुअर मार, बम, ये सब किसान लोग कर लेते थे। बहुत विभत्स तरीके से सुअर को मारा जाता था कि आटे के गोले में बम, देसी बम बना के रख देते थे। जैसे ही सुअर उसको मुंह से दबाता था, मुंह के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता था, सुअर का मुंह पूरा, गला वाला पूरा फट जाता था। तो वो कुछ खा नहीं पाता था, पानी भी नहीं पी पाता था, क्योंकि सुअर को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम था। 3-4 दिन के अंदर सुअर खुद मर जाता था। फिर उसे उठा के पका के खा लेते थे। लेकिन बंदरों को मारना, जो धार्मिक रीजन से बंदरों को नहीं मारते थे, बंदरों की बेतहाशा वृद्धि हो गई, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आज भी समस्या है वो। तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो रीसस मकाक है, यानी लाल मुंह वाला बंदर है, उसको वापस वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में शामिल किया है। तो वो भी उसको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से वाइल्ड एनिमल को ट्रीट किया जा रहा है। तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे क्यों ऐसा किया मुझे नहीं समझ में आता। प्रीडेटर का तो ठीक है, उनको खाल का लालच था। अंडे ख़त्म करने का भी उन्होंने अभियान चलाया था, उससे उनको क्या फ़ायदा था मुझे नहीं मालूम। जो एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए उन्होंने जंगल काटे, उसमें तो उनका फ़ायदा था कि उनको एक्स्ट्रा लकड़ी मिली, जिससे उन्होंने इस्तेमाल किया बेचने में, कैंप बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो एग्रीकल्चर तो एक बहाना था, उसके बदले में उनको मिल रही थी स्किन, जानवरों की महंगी महंगी स्किन, महंगी महंगी लकड़ियाँ। आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था जो कि ये चेक करता था कि कितने जानवर मारे गए। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि जब एक डिमांड उठती है, पब्लिक प्रोटेस्ट भी होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि वो जानवर जो स्पेसिफिक है उसका तो ठीक है, उसको पकड़ा जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए, या लेपर्ड के मामले में बिल्कुल नहीं है तो अगर मारने का परमिट है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट जिसकी लाइफ का, जिसके परिवार का मेंबर गया है उसको मालूम होता है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक जो डिमांड उठती है कि सारे जानवर ख़त्म कर दो, ऐसी डिमांड बहुत आती है कि ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये जब आप डिमांड करोगे एक गुस्से, आक्रोश में, तो डिमांड ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो कि जब आप ये करोगे, इन केस अगर आप ये डिमांड करते हो, हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने वाली है, वो उसी जानवर को पकड़ेगी जो दोषी है, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप कहीं ना कहीं अपने खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हो जब आप बड़े पैमाने पर करते हो। जैसा कि मैंने अभी देखा कि राजस्थान में एक लेपर्ड घुस के आ गया इंसानी आबादी में, पब्लिक ने घेर लिया और लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको रास्ता दीजिए निकलने का। जब चारों तरफ से आप घेर रहे हो तो एक तरफ से रास्ता दोगे तो लेपर्ड निकल जाएगा। आप ये मत सोचो कि इसको मार दोगे तो निजात मिल जाएगी। पहली बात तो हमला करने नहीं आया था, वो रास्ता भटक के आया था, या फिर वो कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारी से ग्रसित था जिसको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे जाना कहाँ है, या फिर वो कुत्तों के चक्कर में आया होगा आबादी के नज़दीक, वहाँ या तो बहुत सारे कुत्तों ने ही भौंक दिया होगा, या कोई आदमी दिख गया होगा डर के मारे, किसी दिशा में भागा होगा, गली में अटक गया तो घर दिखा वहीं आ गया। अगर वो इंसान पे हमला करने आया होता तो बाहर ही बाहर किसी इंसान को हमला कर देता, या फिर वो किसी बच्चे पे घात लगाता, किसी घर में आके नहीं बैठ जाता। वो हमला करने नहीं आया था। अगर उसको निकलने दिया जाए तो ऐसा नहीं कि दोबारा आ जाएगा, और उसको मार देने से तेंदुए की स्पीशीज़ नहीं ख़त्म हो गई कि दोबारा ज़िंदगी भर के लिए तेंदुआ आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ही दोषी बना लिया। अपने ही आत्मचिंतन में अगर आप सोचोगे कि वो तेंदुआ बीमार था, आपको कहीं ना कहीं दुख होगा कि यार हमने उसे क्यों मार दिया।
तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करिए। जो जानवर बिल्कुल ही आदमखोर बन गया है, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाए, नहीं हो तो उसको मारने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इंसान के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा ना कि कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन बाकी पूरी प्रजाति को जो ख़त्म करने की डिमांड आती है कि सारे ख़त्म कर दो, यहाँ इस इलाके में 900 हैं, इस इलाके में 1000 है। पहली बात तो ये वैसी ही अफवाहें हैं, जैसी अफवाह उड़ी कि गले में पट्टा पहन लोगे तो तेंदुए के हमले से सुरक्षित हो जाओगे। कतई सुरक्षित नहीं होगे, एकदम गलत बात है। पहली बात तो कुत्ता भी सुरक्षित नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी कुत्ता इंसान के कंपैरिजन में सुरक्षित हो जाता है। कैसे कि कुत्ते की गर्दन जब वो नहीं पकड़ पाता तो इमीडिएटली नहीं मार पाता, पैर से पकड़ता है, कहीं पकड़ता है, तो कुत्ते के पास में भी प्रतिरोधक ताकत है, दांत हैं, तो वो भी हमला करता है, जवाबी हमला तेंदुए पे काटता है। तो कहीं ना कहीं लड़ने के लिए आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, तेंदुए की पकड़ से कुत्ता छूट के भाग गया। हालांकि उसने गले में वो नहीं पहना था, उसकी ग्रिप में गर्दन नहीं आई थी। तो कुत्ता एक बार अपना बचाव कर सकता है। हालांकि कुत्ता भी घायल होगा उन कीलों से। कुत्ते को कीले पहनाते वक्त अगर 2-3 कुत्ते हैं तो वो आपस में खेलते हैं, दूसरा कुत्ता घायल हो जाएगा। लेकिन चलिए वो कुत्ते का मैटर है। इंसान को यह अफवाह पता नहीं कहाँ से फैली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ौरन अवेयरनेस करानी चाहिए कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, एकदम गलत बात है। तो बिल्कुल भी मेरी सलाह है कि आप गले में कांटेदार पट्टे मत पहनिए। झुंड बना के जाइए, 10-15 लोग जाइए, जब बैठे तो घेरा बना के बैठिए, एक तरफ मुंह करके मत बैठिए, निगाह रखिए, लाठी डंडों से लैस रहिए। अगर तेंदुआ हमला कर रहा है तो लाठी डंडों से अटैक करना है। मैंने ये बोला कि अगर घर में आके बैठ गया है तो आपने उसको घेर लिया तो वो निकल नहीं पाएगा। निकलने का रास्ता देंगे तो निकल जाएगा, तब नहीं लाठी डंडे मारने। अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप अपना बचाव करोगे ही। तो खेतों में साथ जाए, और अगर संभव हो तो एक बार इन सबसे बढ़िया उपाय है पेपर स्प्रे। सडन अटैक जब जानवर आपके नज़दीक से कर देता है तो एकदम नज़दीक से, अगर उसकी नाक के पास में अगर आप अपने आप को काम रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो आप नाक पे मार देंगे तो वो हमला करने लायक नहीं रह जाएगा। बाकी कंट्रीज़ में तो बेर स्प्रे मिलते हैं, बेर कंट्रीज़ में, हमारे देश में नहीं मिलते हैं। लेकिन अब हमारे देश में वो कंडीशन आ चुकी है कि मिलने चाहिए। हालांकि इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग ये हो सकता है कि किसी को लूटने के लिए मार दिया, ऐसा कर दिया, इसीलिए सरकार ने बैन किया हुआ है। लेकिन आगे कुआं है पीछे खाई है, किया जाए तो क्या किया जाए। अगर वो गवर्नमेंट परमिट कर देगी तो मिसयूज़ होने लगेगा। लेकिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं वहाँ तो पेपर स्प्रे, इस तरह की चीज़ें सरकार को बांट देनी चाहिए कि जो खेत में जा रहे हो आप लेके जाओ। अगर हमला कर दे तो एकदम होपलेस होने की जगह नज़दीक आ रहा है उसको मार दो नाक के पास, तो काफ़ी हद तक आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन गले में कील वाला पट्टा पहनने से तो नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ ये पॉडकास्ट। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होना चाहिए इससे। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।